जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी क्रूरता थी जिसे एक खास मकसद से अंजाम दिया गया था। तो आइए आज हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा कैसे एक इरादतन नरसंहार था। और देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद इस घटना के विलेन जनरल डायर के शब्दों को सुनना होगा। नैतिक प्रभाव, ये जो शब्द है ना, इसके पीछे छिपे भयानक इरादे को समझना ही इस पूरी त्रासदी की जड़ तक पहुंचना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सामूहिक हत्या से पैदा किया गया ये नैतिक प्रभाव होता क्या है। और इसी सवाल के जवाब की तलाश हमें उस दिन की खौफनाक सच्चाई के और भी करीब ले जाएगी। अच्छा, इस हत्याकांड की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था, क्योंकि ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, ये तो महीनों से सुलग रही एक चिंगारी थी जो उस दिन आग बन गई। तो माहौल तो तैयार था। अब बात करते हैं उस जगह की। वो जगह जलियांवाला बाग, और वो हालात जिन्होंने मिलकर उसे एक मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, अप्रैल 1919 का पंजाब सच पूछिए तो एक बारूद के ढेर पर बैठा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जबरदस्ती की भर्तियां, भारी भरकम टैक्स, लोगों में भयानक गुस्सा था। ऊपर से रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह का बुलावा। माहौल एकदम गर्म था। और इसी बीच जनरल डायर ने लगा दिया मार्शल लॉ। लेकिन, और यही सबसे घातक बात थी, इसकी खबर लोगों तक ठीक से पहुंचाई ही नहीं गई। सोचिए, बैसाखी का दिन था, हजारों लोग वहां जमा थे और उन्हें पता तक नहीं था कि सभा करना गैर कानूनी है। और ये जो जलियांवाला बाग था ना, ये कोई खुला मैदान नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। असल में ये चारों तरफ से घरों और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक बंद अहाता था। मतलब एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलना मुश्किल। और इसी बनावट ने जाने अनजाने में इसे एक परफेक्ट जाल बना दिया। सिर्फ 5 फीट, आप सोच कर देखिए, बस 5 फीट चौड़ा एक रास्ता और अंदर हजारों की भीड़। अगर भगदड़ मचे तो क्या कोई निकल पाएगा? नामुमकिन। ये एक बहुत ही जरूरी डिटेल है इस पूरी कहानी का। और अब सुनिए एक और खौफनाक बात। जनरल डायर अपने साथ मशीन गन लगी हुई बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आया था। लेकिन वो गाड़ियां उस 5 फीट के रास्ते से अंदर ही नहीं जा पाईं। मतलब सोचिए, वो तो और भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के इरादे से आया था। उसे रास्ते की चौड़ाई ने रोका, उसकी अपनी नीयत ने नहीं। तो चलिए अब उस दिन की घटनाओं पर आते हैं। एक एक करके देखते हैं कि गोलीबारी के दौरान जो फैसले लिए गए वो कैसे साबित करते हैं कि ये सब कुछ कितना सोचा समझा और कितना बेरहम था। देखिए, डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, 1 सेकंड का मौका तक नहीं दिया भीड़ को। सैनिक जैसे ही अपनी पोजीशन पर पहुंचे, सीधा फायरिंग शुरू। और हुक्म क्या था? हुक्म था कि निशाना वहां लगाओ जहां भीड़ सबसे ज्यादा हो। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। जो बेचारे जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ रहे थे, उन्हें पीठ पर गोली मारी गई चुन चुनकर। ये भीड़ को काबू करना नहीं था, ये तो शिकार था। और फिर बाग के अंदर वो कुआं। लोग गोलियों की बौछार से बचने के लिए उसमें कूदने लगे। शायद उन्हें लगा होगा कि जान बच जाएगी, लेकिन वो कुआं, वो तो एक सामूहिक कब्र बन गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, कुचलकर, डूबकर, दम घुटने से मर गए। अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये है खुद जनरल डायर के शब्द, उसका अपना कबूलनामा जो उसके दिमाग के अंदर चल रही सोच को बेपर्दा कर देता है। ये सुनिए, ये सबसे बड़ा और सीधा सबूत है। जब हंटर कमीशन ने उससे पूछताछ की तो उसने साफ साफ कहा, मेरा इरादा सिर्फ भीड़ को भगाना नहीं था, बल्कि उन्हें सजा देना और पूरे पंजाब में एक डर पैदा करना था। मतलब वो कानून व्यवस्था नहीं बल्कि आतंक कायम करना चाहता था, एक मिसाल बनाना चाहता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने ये भी माना कि अगर वो बख्तरबंद गाड़ियां अंदर चली जाती तो वो मशीन गनों का इस्तेमाल तब तक करता जब तक एक भी इंसान जिंदा ना बचता। सोचिए उसकी क्रूरता का आलम क्या था। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि लोग मारे गए, उसे अफसोस इस बात का था कि वो और ज्यादा क्यों नहीं मार पाया। तो ये तो थी उस दिन की कहानी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस नाइंसाफी का अंजाम क्या निकला? क्योंकि इस एक घटना ने भारत की आजादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। गोलीबारी तो खत्म हो गई, लेकिन असली दर्द तो उसके बाद शुरू हुआ।
उस रात शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब जो लोग घायल थे, तड़प रहे थे, उनकी मदद के लिए कोई नहीं जा सकता था। वो पूरी रात लाशों के बीच पड़े रहे। रतन देवी जैसी महिलाओं की कहानियां हैं जिन्होंने अपने मरे हुए पति का सर गोद में रखकर पूरी रात उन लाशों के ढेर में गुजार दी। और जब ये खबर ब्रिटेन पहुंची तो वहां से जो प्रतिक्रिया आई उसने तो जैसे जले पर नमक छिड़क दिया। एक तरफ विंस्टन चर्चिल जैसे लोग थे जिन्होंने इसे राक्षसी हरकत कहा, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को हीरो बना दिया, उसे सम्मान की तलवार भेंट की। इस दोहरे चेहरे ने ब्रिटिश न्याय पर से भारतीयों का बचा खुचा भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये घटना एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साबित हुई। इसने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जो मोतीलाल नेहरू जैसे नरम दल के नेता थे, जो पहले कानून और सुधारों में यकीन रखते थे, वो भी अब पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग करने लगे। इसने आज़ादी की लड़ाई की आग को ऐसी हवा दी जो फिर बुझी नहीं। ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि क्या क्रूरता का एक सोचा समझा कदम, एक अकेली घटना वाकई एक पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? जलियांवाला बाग की कहानी इसका जवाब देती है, हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये वो घटना थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की किताब में एक बिल्कुल नया और खूनी अध्याय लिख दिया।